सुप्रभातम। मैं कुलदीप शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर। आज हम सभी बीए सेकेंड ईयर के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे और पाठ्यक्रम के साथ में हम उन सभी विधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से आपको अपने पाठ्यक्रम में दिए गए बिंदु पढ़ने हैं, कौन कौन सी उसके लिए पुस्तकें आवश्यक है, उन सभी के बारे में हम सभी विशद चर्चा करेंगे। तो कल जैसे हमने देखा था कि बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखा था जिसमें 2 पेपर होते हैं, इसी प्रकार आज हम बीए सेकेंड ईयर में देखेंगे। तो बीए सेकेंड ईयर में भी 2 पेपर है। प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका नाम आप ऊपर देख सकते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र, इसका नाम है नाटक छंद संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं व्याकरण। ये आप लिखा हुआ देख सकते हैं, यह आपके पहले पेपर का नाम है। इसी प्रकार हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पत्र में। दूसरे प्रश्न पत्र का नाम है वैदिक, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये वैदिक प्रश्न पत्र, वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण। तो हम इन दोनों प्रश्न पत्रों में कौन कौन सी पुस्तकों का समावेश है, उन सभी बिंदुओं के बारे में विशद चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र, पहला पेपर जो आपके सेकेंड ईयर में चलता है। देखते हैं, इस प्रश्न पत्र का समस्त पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से 5 इकाइयों में विभाजित होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 इकाइयाँ हैं आपके, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। ये 5 इकाइयाँ आपके प्रथम प्रश्न पत्र में आएंगी, जिसमें से सबसे पहले आप देख सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो कवि कुलगुरु कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें वस्तुतः 7 अंक है, परंतु आपके पाठ्यक्रम में मात्र 1 से 4 अंक तक ही है। इसका अभिप्राय यह हो गया कि आपको 1 से लेकर 4 अंक तक आपको पढ़ना होगा, जिसमें कुछ श्लोक भी आते हैं और कुछ गद्य भी आते हैं जिनको आपको पढ़ना है। इसके बारे में आपको पता करना है। श्लोकों की आपको व्याख्या पढ़नी होगी। इसके साथ में आपको विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी लेनी होगी कि किस सर्ग में क्या क्या घटनाएं होती है। उन सभी के बारे में इससे संबंधित आपके परीक्षा के पेपर में प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार आपका दूसरी इकाई है अभिज्ञान शाकुंतलम, 5 से 7 अंक। तो दूसरी इकाई में जो बचे हुए अंक थे 5, 6 और 7, ये तीनों अंक आपको इसमें पढ़ने होंगे। इसी में भी जो व्याख्या, जो गद्य, जो भी है इसमें विषय वस्तु से संबंधित वो आपको पढ़ना होगा। तीसरी जो इकाई है उसका नाम है, तीसरी इकाई है छंद। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त समस्त छंद। यह आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि आगे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में छंद के बारे में पूछा जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि समस्त छंदों के लक्षण आपको पता होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, 1 से लेकर 7 तक, 7 अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम में। उन सभी अंकों में आपको देखना होगा कि कौन कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले आपको छंदों के लक्षण याद होने चाहिए। छंदों के लक्षण जब आपको याद होंगे, उनका अर्थ जब पता चलेगा, तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम में देख पाओगे कि यहाँ पर यह छंद है और यहाँ पर ये छंद है तो क्यों है, उसका भी आपको कारण पता होना चाहिए। इसी प्रकार संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये आपकी चौथी इकाई है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में कौन कौन से कवि हुए, कौन कौन से लेखक हुए, गद्यकार, पद्यकार, उन सब की कौन कौन सी रचनाएं थी, उनमें कितने
अंक है, कितने उसमें रस है, इन सब को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। पांचवा जो टॉपिक आता है वो है व्याकरण। व्याकरण में आपके कृत्य एवं कृदंत प्रकरण है। लघु सिद्धांत कौमुदी में जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण था, वैसे ही लघु सिद्धांत कौमुदी में कृत्य एवं कृदंत प्रकरण है। इसमें सूत्र आएंगे, बहुत सारे सूत्र आएंगे और सूत्रों की वृत्ति और उदाहरण दिया हुआ रहेगा। तो सूत्र का अर्थ समझना है, सूत्रों के उदाहरण समझने हैं। कुछ उदाहरण होंगे जिनमें प्रत्यय लगा करके शब्द बनाए जाएंगे, उन सबको रूप सिद्धि बोलते हैं। तो ये तो मैंने आपको सार रूप में बताया कि प्रत्येक इकाई में क्या क्या है। अब देखो इसमें आपके खंड ब दिखाया हुआ है। अब आपके प्रत्येक इकाई के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया कि आपको प्रत्येक इकाई में क्या क्या पढ़ना है। जैसे ये देखो, ये इकाइयाँ लिखी हुई है, ये प्रथम इकाई, द्वितीय इकाई, तृतीय इकाई, चतुर्थ इकाई, पंचम इकाई, ये सभी इकाइयाँ दी हुई है। ये प्रथम इकाई ये है, द्वितीय इकाई ये है, तृतीय इकाई ये है, चतुर्थ और पंचम, इन सभी इकाइयों के बारे में आपको विस्तृत बताया गया है। देखते हैं क्या है प्रथम इकाई। प्रथम इकाई में आपने देखा था अभिज्ञान शाकुंतलम के 1 से लेकर 4 अंक पढ़ने हैं। उसमें से क्या आएगा देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के किन्हीं 2 श्लोकों में से एक श्लोक की सप्रसंग संस्कृत व्याख्या। यहाँ पे एक बात हमें समझनी चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम के 1 से लेकर 4 अंक तक कोई से 2 श्लोक आएंगे, उन श्लोकों की आपको सप्रसंग संस्कृत व्याख्या करनी होगी। यहाँ पे प्रसंग का अभिप्राय यह होगा कि किस पुस्तक से लिया गया है, उसके रचनाकार कौन है और कौन से अंक से लिया गया है और उस श्लोक में किसके बारे में वर्णन किया गया है, यह आपको सप्रसंग में देना होगा। मान लीजिएगा प्रथम अंक से कोई श्लोक आता है तो आपको देना होगा कि यह श्लोक कालिदास जी के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। अब मान लो उसमें हिरण का वर्णन किया गया है तो आप क्या लिखोगे प्रसंग में, इस श्लोक में हिरण का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से सप्रसंग होता है। फिर उसके बाद में संस्कृत व्याख्या। व्याख्या के अंदर हम और आगे पढ़ेंगे। व्याख्या में जैसे सबसे पहले अन्वय होता है। अन्वय में क्या करना आपको, जैसे कर्ता कर्म क्रिया को आगे रखना है और कर्ता कर्म को आगे रखना, क्रिया को सबसे बाद में रखना है। जैसे एक वाक्य बोलता हूँ, गच्छति ग्रामम राम है, वाक्य बोला मैंने, इसमें क्रिया मैंने सबसे पहले लिख दी, तो आपको क्या करना है, इस वाक्य को समझने के हिसाब से बनाना है। जैसे रामः ग्रामम गच्छति, रामः कर्ता आगे आ गया, ग्रामम कर्म उसके बाद आ गया, गच्छति सबसे पहले अंत में आ गया। बस इसी हिसाब से आपको अन्वय बनाना होगा। अस्तु, उसके बाद में व्याख्या। व्याख्या में आपको क्या करना है, जैसे कोई शब्द आ गया, कठिन शब्द आ गया, जैसे एक शब्द आ गया रजनी, रजनी शब्द आ गया तो उसकी व्याख्या के अंदर आपको लिखना है रजनी अर्थात रात्रि। इसी प्रकार से गज आ गया, गज, तो आपको लिखना है वहाँ पे हस्ती मतलब हाथी। तो जितने कठिन शब्द होते हैं उनकी आपको व्याख्या करते हुए लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है भावार्थ, उस श्लोक का क्या भावार्थ है। अंत में होगा टिप्पणी। टिप्पणी में उसमें कौन सा छंद है वो लिख सकते हो आप, कौन सा अलंकार है वो आप लिख सकते हो, कोई व्याकरण का कोई शब्द है तो आप उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हो। तो प्रथम इकाई के अंदर आपको ध्यान से देखना होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के किन्हीं 2 श्लोकों में से एक श्लोक की आपको सप्रसंग संस्कृत व्याख्या करनी होगी। अस्तु, अब बात है दूसरी इकाई की, द्वितीय इकाई की। हमने देखा द्वितीय इकाई में 5 से लेकर 7 अंक तक द्वितीय इकाई में आते हैं। तो देखते हैं द्वितीय इकाई में अभिज्ञान शाकुंतलम से किन्हीं 4 सूक्तियों में से 2 की सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। तो 5 से लेकर 7 अंक तक सूक्ति का अर्थ होता है कई जैसे अच्छी उक्ति होती है, जैसे हम जैसे बोलते हैं जैसे उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जैसे इस प्रकार से कोई अच्छी बात आपके 5 से लेकर 7 अंक में होगी तो उसमें से आपके क्या आएगी, उसमें से आपको एक सूक्ति दी हुई रहेगी, उसका आपको सप्रसंग
सप्रसंग का मतलब आपको प्रसंग देना होगा कि ये कौन से अंक से ली गई है और इसकी क्या क्या व्याख्या होगी, वो आपको श्लोक की तरह आपको व्याख्या करनी है। अब इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम से किन्हीं 4 सूक्तियों का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 5 से लेकर 7 अंक से ही पूछी जाएगी, ये आपको पूरी अभिज्ञान शाकुंतलम से पूछी जा सकती है। क्योंकि ऊपर इकाइयों में तो लिखा हुआ 1 से 4 अंक, 5 से 7 अंक, पर यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम के किन्हीं 2 श्लोक, अभिज्ञान शाकुंतलम से किन्हीं 4 सूक्तियाँ, तो इसका अभिप्राय यह होगा यहाँ पे कि पूरी अभिज्ञान शाकुंतलम से 2 श्लोक आएंगे जिनकी व्याख्या करनी है, और पूरी अभिज्ञान शाकुंतलम से 4 सूक्तियाँ, सूक्तियाँ का मतलब अच्छी उक्ति, अच्छी कोई अच्छा वक्तव्य आएगा जिसका आपको प्रसंग देना है कि ये कहाँ से लिया गया है, और उसकी व्याख्या भी आपको करनी होगी। तो 4 सूक्तियों में से आपको 2 की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अस्तु, अब है तृतीय इकाई। तृतीय इकाई के अंतर्गत 2 छंद विकल्प सहित पूछे जाएंगे। छंदों का लक्षण एवं उदाहरण संस्कृत में देना अनिवार्य है। छंदों के उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम के ही मान्य होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, तृतीय इकाई में आपको बता दूं कि तृतीय इकाई में आपको 2 छंद आपके विकल्प सहित पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, प्रत्येक छंद का लक्षण आपको याद करना है। जैसे एक छंद है अनुष्टुप, तो अनुष्टुप छंद का लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो, ये जैसे लक्षण है। तो ये लक्षण आपको याद करना है, उस लक्षण का अर्थ भी आपको याद रखना है। फिर आपको देखना है अभिज्ञान शाकुंतलम में ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। आपको याद रखना है कि छंदों के लक्षणों के उदाहरण आपको वही देने हैं जो अभिज्ञान शाकुंतलम में है। आप देख लो, ये लिखा हुआ छंदों का लक्षण एवं उदाहरण संस्कृत में देना अनिवार्य है। संस्कृत का मतलब क्या होता है, लक्षण तो संस्कृत में होगा और उदाहरण तो अभिज्ञान शाकुंतलम में संस्कृत में लिखा हुआ है, वो आपको लिखना होगा। तो इसके बारे में भी अब जब हम छंद पढ़ेंगे तो सभी छंदों के लक्षण और अभिज्ञान शाकुंतलम में आए हुए उदाहरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। अस्तु, आगे है चतुर्थ इकाई। देखो ये चतुर्थ इकाई ये रही, संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंदर कौन कौन से कवि, लेखक, नाटककार हुए, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, उन सब के बारे में सामान्य प्रश्न आएंगे। संस्कृत साहित्य वस्तुतः बहुत विशद और बड़ा है, पर आप इसको चार्ट बना के याद कर सकते हो। जैसे सबसे पहले कवि का या लेखक का नाम लिख दिया, उनके द्वारा कितनी रचनाएं लिखी गई, उनमें हर ग्रंथ में कितने कितने अंक है ना, और कौन कौन सा रस है, कौन कौन से अलंकार है। तो आप एक चार्ट के अंदर पूरा संस्कृत साहित्य बना करके लिख सकते हैं। अस्तु, अब बात आती है 5वीं इकाई की। ये रही आपकी 5वीं इकाई, व्याकरण कृत्य एवं कृदंत प्रकरण। लघु सिद्धांत कौमुदी में आपके कृत्य और कृदंत प्रकरण आएगा। इसमें आपको क्या करना है देखिएगा, किन्हीं 2 पदों की विकल्प सहित सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्धि पूछी जाएगी। मैंने आपको बताया था कृत्य एवं कृदंत प्रकरण में सूत्र आएंगे, सूत्रों का संस्कृत में लिखा हुआ अर्थ आएगा, इसको वृत्ति कहते हैं। उसके बाद में कुछ उदाहरण आएंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सूत्र है अचोयत, इसका अर्थ होगा अजंताद धातोर यत स्यात्। इसका उदाहरण है चेयम, जेयम, देयम आदि। तो अचोयत नाम का सूत्र है, इसका संस्कृत में अजंता धातोर यत स्यात्, हिंदी में बोलेंगे ऐसी धातु जिसके अंत में अ, ई, उ, री, लृ अच अंत में हो, वहाँ पे हम यत प्रत्यय कर देते हैं। जैसे एक इसका उदाहरण दे रहा हूँ, चेयम। चेयम में ची धातु है, ची के अंत में ई अजंत का है, इसलिए ची धातु है वो अजंत धातु हुई, इसलिए अचोयत सूत्र से हम यहाँ पर यत प्रत्यय कर देंगे। यत में से बचेगा य, तो बना देंगे तो क्या बन जाएगा, चेयम। अस्तु, तो इसमें बहुत सारे सूत्र आएंगे, सूत्रों का अर्थ आएगा और उदाहरण आएगा। तो ये बात लिखी हुई देखो इसमें, किन्हीं 2 पदों की विकल्प सहित सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्धि पूछी जाएगी, रूप सिद्धि आएगी। जैसे चेयम रूप सिद्धि आ गई, तो आपको क्या करना है, ची धातु
अचो यत् इति सूत्रेण यत् प्रत्यय कृते यत् इत्यत्र तकारस्य इत् संज्ञा हलन्त्यम तस्य लोप। इस प्रकार से आप पूरी रूप सिद्धि, कोई सी भी आपकी दो रूप सिद्धि पूछी जाएगी। अस्तु, आगे आपके इस सिलेबस में देखते हैं, ये 5 इकाइयों के बारे में आपको विशेष रूप से बताया गया। इस प्रकार आप आगे इसके बारे में विशद देख पाओगे। जैसे प्रथम इकाई में क्या क्या आएंगे, ये आपके प्रश्न पत्र से संबंधित है। और इकाई 4 के अंदर आपको देखो बता रखा है कि आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। जैसे ये आप देखिए इकाई 4 को, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वीर काव्य, महाकाव्य, संस्कृत साहित्य में महाकाव्य कौन कौन से हुए हैं उन सभी के बारे में, गद्य काव्य, नाटक साहित्य, कथा साहित्य, राजस्थान का संस्कृत साहित्य, इसमें विशेष कवि दिए हुए हैं जैसे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री है। इस प्रकार से आगे पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न है, पंडित श्रीराम दवे हैं, पंडित गणेश राम शर्मा है, सूर्य नारायण शास्त्री है, पद्म शास्त्री। तो आपको पूरा संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। अस्तु, इकाई 5 में मैंने कृत्य और कृदंत प्रत्यय बताए थे, वो भी आपको पूरे नहीं पढ़ना है। कौन कौन से पढ़ना, देखो यहाँ से देख सकते हो आप, ये सभी कृत्य एवं कृदंत प्रकरण, तव्य, तव्यत, अनियर, यत, क्यप, हण्यत, अणुल, ये ल्युट, कत्वा, लिप, ये जितने भी आपके प्रत्यय इसमें आपके सिलेबस में दे रखे हैं वह सभी सूत्र पढ़ना आपको। और सूत्रों के साथ में आपको क्या दे रखा है, सूत्रों के साथ में आपको इसके उदाहरण और वृत्ति भी पढ़ना है। ये आप क्या हुआ, 5 इकाइयों में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद में सहायक पुस्तकें आती है, देखिए ये यहाँ से, ये आपको पुस्तकें लाइब्रेरी से या आप खुद खरीद के लानी होगी। जिसमें देखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम की इनके द्वारा व्याख्या की गई है। ये सभी पुस्तकें आप इनको लिख करके और आप अभी से सत्र के प्रारंभ में आप मंगवा लो ताकि आपकी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आप देख सकते हैं ये सभी किताबें आपके इसमें है, जिनको आप पढ़ोगे तो आप अच्छे से इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये इतनी देर तक हमने बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में हमने पढ़ा। ये आपका फर्स्ट पेपर था। अब बात आती है सेकंड पेपर की। बीए सेकेंड ईयर का ये सेकंड पेपर है आपका। देखिएगा ये आपका पेपर का नाम है द्वितीय प्रश्न पत्र, वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण। ये आपके सेकंड पेपर का नाम है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। पाठ्यक्रम हम विशद रूप से इस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा ये आपका ये 5 इकाइयाँ आपके, जैसे फर्स्ट पेपर में 5 इकाइयाँ थी वैसे इसमें भी आपके 5 इकाइयाँ हैं। प्रथम इकाई का नाम है वैदिक साहित्य, ऋग्वैदिक सूक्त। वैदिक साहित्य आपको पढ़ना है जिसमें मात्र ऋग्वैदिक सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, उनमें से चुनिंदा सूक्त आपको पढ़ने होंगे। अब आप आगे हम देखेंगे कौन कौन से सूक्त है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर वैदिक साहित्य में ईशावास्योपनिषद। आपको पता है कि वैदिक साहित्य में सबसे पहले संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। वैदिक काल के अंतिम ग्रंथ उपनिषद है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। तो इन सभी उपनिषदों में आपको ईशावास्योपनिषद पढ़ना होगा। ईशावास्योपनिषद में कुछ मंत्र दे रखे हैं, उनका आपको अर्थ समझना है। आपके परीक्षा में व्याख्याएं भी आ सकती है। और वैसे भी उपनिषद वर्तमान समय में उपनिषदों की महती आवश्यकता है, तो आप इनको स्मरण करके, याद करके निबंध लेखन में, अपने भाषण में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ईशावास्योपनिषद भी हम देखेंगे। तीसरी जो इकाई है वो गद्य साहित्य में शुकनासोपदेश है। बाणभट्ट नामक गद्य कवि हुए और बाणभट्ट ने कादंबरी नाम की एक कथा लिखी। उस कथा के अंदर शुकनासोपदेश नाम का एक खंड है।
उस शुक नास नाम का मंत्री होता है, वो चंद्रापीड़ को उपदेश देता है। तो वो कौन कौन से उपदेश देते हैं? शुकनासोपदेश में ऐसे उपदेशों का संग्रह है, ऐसी शिक्षाओं का संग्रह है जो युवावस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो सब हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है समास प्रकरण। समास प्रकरण में आपको लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसमें हमने संज्ञा प्रकरण देखा था फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में भी, सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में कृत्य और कृदंत प्रक्रिया भी देखी थी। उसी लघु सिद्धांत कौमुदी में हलंत प्रकरण आएगा। कौन सा प्रकरण है ये? हलंत प्रकरण हम पढ़ेंगे। हलंत प्रकरण में सूत्र होंगे, सूत्र का अर्थ होगा और उदाहरण होंगे। उसके बाद में व्याकरण में अनुवाद एवं कारक प्रकरण। कारक प्रकरण है जिसमें सूत्र और वृत्तियाँ और उदाहरण है, जिसमें हम अनुवाद बनाना भी सीखेंगे। तो ये बात है। अब देखते हैं, ये 5 इकाइयों में मैंने आपको बताया कि 5 इकाइयों की विषय वस्तु क्या है। ये मैंने आपको 5 इकाइयाँ बता दी। अब इन सभी इकाइयों के बारे में विशेष रूप से बताया जाएगा। जैसे हमने प्रथम इकाई में क्या देखा था कि वैदिक साहित्य में ऋग्वैदिक सूक्त है। तो आपके मन में प्रश्न ये हुआ था कि हमें कौन कौन से सूक्त पढ़ने हैं, क्योंकि ऋग्वेद में तो 1028 सूक्त है, तो क्या सभी पढ़ने हैं? तो इसमें से बताया गया कि हमें सभी नहीं पढ़ने। कौन कौन से पढ़ने? आप देखो, सबसे पहले ये लिखा हुआ, इसमें देखो सबसे पहले अग्नि सूक्त पढ़ना है, वरुण सूक्त पढ़ना है, विष्णु सूक्त पढ़ना है, इंद्र सूक्त, विश्वे देवा, पुरुष सूक्त, संज्ञान सूक्त। इसमें से क्या क्या आएगा? ऋग्वेद के 2 मंत्रों की सप्रसंग व्याख्या आएगी। ये देखो, जो आपके ये 7 सूक्त आपको जो पढ़ने हैं, ये जो 7 सूक्त आपको पढ़ने हैं, इन 7 सूक्तों में क्या क्या आएगा? 2 मंत्रों की सप्रसंग व्याख्या आएगी। एक बात बता दूं मैं आपको, आप पहला काम यह करोगी कि प्रत्येक सूक्त का ऋषि कौन सा है, कौन से देवता की इसमें उपासना की गई है, इसमें कौन सा वैदिक छंद है, और इसमें कौन सा वैदिक छंद है, और किन ऋषि के द्वारा ये प्रणीत है, कौन सा सूक्त है, और कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है। तो ये आप सबसे पहले इसको हमें याद करना होगा। जैसे आपको बता दूं मैं, अग्नि सूक्त है। अग्नि सूक्त में 1 और 1 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। तो ये पहले 1 का मतलब हुआ कि ये प्रथम मंडल से लिया गया है। दूसरे 1 का मतलब हुआ कि ये प्रथम सूक्त है। प्रथम सूक्त का मतलब प्रथम मंडल का, पहले मंडल का पहला सूक्त का नाम है अग्नि सूक्त। ये आपके सप्रसंग में काम आएंगे। यदि कोई अग्नि सूक्त का कोई आपके मंत्र आता है तो आपको लिखना होगा सप्रसंग में कि ये प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसी प्रकार आप देख सकते हो वरुण, वरुण के अंदर प्रथम मंडल 25वां सूक्त। इसी प्रकार तीसरा आपके विष्णु है तो प्रथम मंडल 154वां सूक्त। इसी प्रकार से इंद्र दूसरा मंडल 12वां सूक्त। इसी प्रकार विश्वेदेवा 8वां मंडल 58वां सूक्त। इसी प्रकार पुरुष सूक्त 10वां मंडल 90वां सूक्त। इसी प्रकार संज्ञान सूक्त 10वां मंडल 191वां सूक्त। तो ये आपको मैंने बताया कि ये जो प्रत्येक सूक्त के आगे जो संख्या दी हुई है उसका क्या मतलब है, जो आपको याद रखना है कौन सा मंडल है और कौन सा सूक्त है, ये आपको इसी सिलेबस से याद रखना होगा। तो सूक्तों से संबंधित पहली बात तो हमें ये याद करनी है। दूसरी बात हमें याद करनी है कि किस ऋषि के द्वारा ये कहा गया है, किस ऋषि के द्वारा ये कहा गया है, वो आप जब सूक्त देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो सप्रसंग व्याख्या के अंदर आपको यही काम करना है, कौन सा ऋषि के द्वारा ये देखा गया है और उसके बाद में कितने मंडल है, इसका क्रम क्या है, वो सब आप देख सकते हो। और कुछ सूक्त की आपको व्याख्या भी करनी होगी। उसके बाद में ऋग्वेद के निर्धारित किसी एक सूक्त का संस्कृत में सार, आप जब पूरे सूक्त के बारे में पढ़ोगे, जैसे अग्नि सूक्त है तो अग्नि सूक्त में अग्नि की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि अग्नि को जातवेदा कहते हैं, अग्नि को ये कहते हैं, है ना। तो वो सब आप एक पूरे के पूरे सूक्त को आपको 10 या 15 लाइन में पूरा सार आपको लिखना है, वो आपके परीक्षा में लिखा जाएगा। ये तो बात हो गई आपके प्रथम इकाई की जो मैंने आपको बता दी। अब बात आती है दूसरी इकाई की।
ईशावास्योपनिषद। अब ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र है, जिसमें आपको क्या करना, 2 मंत्रों की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। आपको प्रत्येक मंत्र को अच्छे से पढ़ना है और ईशावास्योपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, कौन सी संहिता से संबंधित है और प्रत्येक मंत्र में क्या क्या कहा गया है उसका अर्थ आपको समझना होगा, तभी आप इसकी सप्रसंग व्याख्या कर पाओगे। सप्रसंग में आपको लिखना है कौन से वेद से संबंधित है और कौन से वेद से संबंधित है और इस मंत्र के अंदर किसका वर्णन किया गया है। जैसे किसी में आत्मा का वर्णन किया गया है तो आपको लिखना है इसमें आत्मा का वर्णन किया गया है। तो 2 मंत्र पूछे जाएंगे। अस्तु, अब बात है तीसरी इकाई की, गद्य साहित्य। ये इसमें मैंने बताया था कि शुकनासोपदेश आएगा। तो शुकनासोपदेश में क्या क्या आएगा देखते हैं। शुकनासोपदेश में 2 गद्यांशों की हिंदी में सप्रसंग व्याख्या आएगी। सप्रसंग में आपको लिखना है कि बाणभट्ट के द्वारा रचित कादंबरी कथा है, उसमें से शुकनासोपदेश लिया गया है और सप्रसंग में लिखना है, और उसमें लक्ष्मी का वर्णन है या विद्या का वर्णन है, जिसका वर्णन आपको प्रसंग में लिखना होगा। उसके बाद में शुकनासोपदेश से कुछ सामान्य प्रश्न आएंगे, जो आपके इससे विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न आएंगे जो आप याद कर पाओगे। अब है चतुर्थ इकाई, जिसमें हमने देखा कि समास प्रकरण आएगा, आपके लघु सिद्धांत कौमुदी से हलंत प्रकरण आएगा। समास में से पूरा समास नहीं पढ़ना, आपको कुछ सूत्र बताए गए हैं। ये देखो आप कुछ सूत्र, जैसे सह सुपा, अव्ययम विभक्ति, समीप समृद्धि, वैरिध्यता, इस प्रकार से पूरे आपके सूत्र दे रखे हैं। ये आपके सारे सूत्र दे रखे हैं। इन सूत्रों की आपको वृत्ति याद करनी है, उदाहरण याद करने हैं जो आपके परीक्षा में आएंगे। जैसे आगे भी जैसे ये सूत्र है, तत्पुरुष है, समानाधिकरण है, इन सभी सूत्र आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलेंगे। इनकी वृत्ति और उदाहरण आपको याद करना है। इसमें से 2 समस्त पदों की आपके क्या आएगी, 2 समस्त पदों की आपके पदों का सूत्रोल्लेख पूर्वक रूप सिद्धि। कोई आपका उदाहरण आ जाएगा, उसमें कौन सा सूत्र प्रयोग होता है वो आपको लिखना होगा। अस्तु, अब है हलंत प्रकरण, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में है। इसमें भी आपको जैसे लीह शब्द है, विश्ववाह शब्द है, चतुर शब्द है, इदम शब्द है, राजन शब्द है, पंचन शब्द है, अष्टम शब्द है, युष्मद शब्द है, अस्मद शब्द है और विद्वस शब्द है। तो आपको पूरा हलंत प्रकरण नहीं पढ़ कर के सिर्फ यही शब्द पढ़ने हैं आपको। ये लीह है, विश्ववाह है। आपको क्या करना है कि जैसे लीह शब्द में कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग होता है, उन सभी सूत्रों को याद करके, उनका अर्थ याद करके ये शब्द कैसे बनते हैं, बड़ा रोचक विषय है। जैसे एक लीह शब्द है, तो एक लीह शब्द से लिट, लिड, लीहव, लीह, लीहम, लीहव, लीह, तो ये किस प्रकार से बनते हैं, कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, जिसमें आपको हमें पढ़ना होगा। अब है 5वीं इकाई। ये 5वीं इकाई में हमने देखा था कि अनुवाद और कारक प्रकरण है। तो अनुवाद में संस्कृत के आपके 10 अपठित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना होगा। उसके बाद में कारक प्रकरण में आपको पूरा कारक प्रकरण नहीं पढ़ना है। कारक प्रकरण में ये सभी सूत्र दे रखे हैं, उन सभी सूत्रों का हिंदी में अर्थ या संस्कृत में वृत्ति या उदाहरण आपको देखना होगा। कारक प्रकरण विभक्तियों से संबंधित है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो जैसे प्रथमा विभक्ति का सूत्र है प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा, ये जैसे सूत्र है। तो ये सूत्र बताता है कि प्रथमा विभक्ति हमें कहाँ करनी है ना। तो और इसका उदाहरण है जैसे उच्चय, निचय, कृष्ण, श्री, ज्ञानम। तो आपके पहली बात तो सूत्र की व्याख्या करनी आ सकती है। जैसे आ गया प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा, ये सूत्र लिखा हुआ आ गया। तो इसकी आपको व्याख्या क्या करनी है कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ है। ये सब आपकी किताब में दिया हुआ, उसकी वृत्ति में दिया हुआ रहेगा। उदाहरण में आपको उच्चय, निचय, कृष्ण, श्री, ज्ञानम लिखना है, या फिर उदाहरण आते हैं इनके। उदाहरण में जैसे आ गया उच्चई लिखा हुआ आ गया, तो आपको क्या करना है, उच्चई शब्दात प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा इति सूत्रेण प्रथमा विभक्ति कृते। उसके बाद में आप स्वादिकार्य करके आप इसको बना सकते हो।
तो उदाहरण में कौन सा सूत्र लगा ये याद करना है, और सूत्रों की क्या वृत्ति है, क्या क्या उदाहरण है, ये आपको कारक प्रकरण के जितने सूत्र दे रखे हैं इन सभी सूत्रों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये पढ़ने से आप अनुवाद करना सीख जाओगे। अस्तु, ये आपके कारक प्रकरण का मैंने आपको बताया, जिसमें 3 सूत्रों की व्याख्या आएगी और उसके बाद में विभक्ति का नामोल्लेख पूर्वक आप क्या कर सकते हो, विधायक सूत्र का लिखना है। ये हमने देखा कि बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में कौन कौन सी यूनिट्स आएंगे, उसमें क्या क्या लिखे हुए हैं, वो हमने अच्छे प्रकार से चर्चा की। अब देखो इसमें पुस्तकें कौन कौन सी आएगी, जैसे सहायक पुस्तकें हैं वेद चैनम, द न्यू वैदिक सिलेक्शन, ऋग भाष्य संग्रह। तो ये पुस्तकें आपको पढ़नी है, जिससे आप जैसे ये सभी पुस्तकें आपके इसमें आएगी। ऋग सूक्त संग्रह, वैदिक सूक्त मुक्तावली, वैदिक साहित्य व संस्कृति, ईशावास्योपनिषद। तो जितनी आपकी पुस्तकें बीए सेकेंड ईयर में चलती है वो सब पुस्तकें आप अपने लाइब्रेरी से या फिर आप स्वयं लेकर आ सकते हो, और इनको पढ़ने से आपके पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार होगा। एक बात मैं आपको सिलेबस के रूप में बता देता हूँ कि आपका जो बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है। आप रटना भी है, रटने के साथ में आपको समझना भी है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कारक प्रकरण आपने पढ़ लिया, आपने सूत्रों की रूप सिद्धि बना ली, पूरे कंठस्थ कर लिए, अनुवाद बनाना आपको नहीं आता है तो ये गलत होगा। इस पूरे के पूरे बीए सेकेंड ईयर के आप पेपर को पढ़ने के बाद में आप अनुवाद बनाना सीख जाओगे, और आपको पता चल जाएगा कि राम शब्द कैसे बनते हैं और कौन से क्रियाएं कहाँ लगानी है, ये आपको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इसके साथ में आपका बीए सेकेंड ईयर के अंदर जो 2 पेपर चलते हैं इसके बारे में हमने विशद चर्चाएं की। अब हम एक एक टॉपिक को लेकर के प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे। अस्तु।